नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है रण क्षेत्र का। और आज हम बात करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे जो कि हर एक भारतवासी के लिए गर्व की भी बात है। भारतीय कूटनीति की आवाज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर गूंजी है। कतर की एक कोर्ट ने 12 फरवरी को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया, यानी कि आज। कथित जासूसी के आरोप में कैद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी को मिडिल ईस्ट के इस छोटे से देश कतर ने 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद भारत सरकार की कोशिश आज रंग लाई है। कोर्ट ने मौत की सजा भी सुना दी थी इन सभी को, जिसके बाद इनको रिहाई बेहद ही मुश्किल हो गई थी। लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक चतुराई दिखाते हुए इसके खिलाफ अपील की। इसके बाद 28 दिसंबर 2023 को भारत की अपील पर 8 नागरिकों को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। आखिरकार आज उन 8 नागरिकों की रिहाई हो गई, जिसमें से 7 नागरिक भारत पहुंच भी चुके हैं और 1 नागरिक जो अभी बाकी हैं वो भी जल्द ही भारत लौटेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय कूटनीति का एक बार फिर डंका बजा है। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। ये वही पूर्व नौसैनिक है जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन भारत सरकार की कोशिश के बाद कतर ने सजा को माफ कर दिया। आखिरकार इन पूर्व नौसैनिकों को कतर ने रिहा कर दिया है। 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक भारत पहुंच भी चुके हैं और इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। तो वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से यह खुशी सामने आई है। The intervention of Honorable Prime Minister helped, and I'm grateful and thankful to the Emir of Qatar that this has been made possible, and the release of Indians and them joining their families after a substantive period of time it brings happiness to all Indians. Thank you. भारत लौटने के बाद पूर्व नौसैनिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहाँ खड़ा रहना संभव नहीं था। यह भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण ही हुआ है। 8 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रहा था। कतर ने इन भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। भारतीयों को मिली मौत की सजा के खिलाफ भारत ने दोहा में अपील भी दायर की थी और दरअसल जेल में बंद पूर्व नौसैनिकों के परिजनों की परेशानी को समझते हुए मंत्रालय ने सभी कानूनी उपायों और कूटनीतिक रास्तों को अपनाया। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के प्रमुख से दुबई में COP28 सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की थी और ये मीटिंग इसलिए विशेष था क्योंकि उस समय ये भारतीय पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद थे और कतर में अरेस्ट किए गए भारतीयों पर दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारियां इजराइल से साझा करने का आरोप लगाया गया। वहीं जेल से रिहा हुए ये भारतीय दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम ये करते थे। आरोप के बाद कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी और 8 पूर्व नौसैनिकों के खिलाफ 25 मार्च को आरोप दर्ज किए गए थे और उन पर कतर के कानून के तहत मुकदमा चल रहा था और उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की जा चुकी थी और कतर में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने पिछले साल उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। लेकिन लगातार भारत सरकार की कोशिशों से इन नौसैनिकों को अब रिहा कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक कड़ा संदेश भी यहां पर देने की कोशिश की गई है और ये साफ तौर पर दर्शाता भी है कि भारत का जो दबदबा है वो हर एक देश में
कायम है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमर आगा विदेश मामलों के जानकार, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही बीएस निगम पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएस निगम जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि सुबह ही सुबह आज ये बेहद ही शानदार खबर हर एक भारतवासी को सबसे पहले तो गौरवान्वित करने वाली भी है, चूंकि जिस तरीके से कतर और भारत के अब संबंध हैं, उसके चलते ये जो 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई की गई है, कहीं ना कहीं जो कतर और भारत के बीच में रिश्ते हैं उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो उन परिवार वालों को बधाई जी, जिनकी पिछले 18 महीने ऐसे गुजरे हैं कि ये मौत के मुंह में कब वो चले जाएं और कब वो वापस आ जाएं, तो वो ये ऐसी स्थिति बनी हुई थी जी। और पूरे देश को आज गर्व है। मोदी की गारंटी का एक उदाहरण हमको देखने को मिला है। ठीक है, ये तो रही बात दूसरी, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर जो प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए वो एक बेमिसाल हैं। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई जब वो कोप की मीटिंग में गए थे। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये जो आपने एक सवाल उठाया था कि जो लोहा दुनिया मान रही है और जिस प्रकार से सारे जो अरब कंट्रीज हैं उनकी एक विदेश नीति बदल रही है। पहले जो लोग भारत को थोड़ा बहुत तरजीह दिया करते थे, एहसान टाइप किया करते थे जी, अब बजाय उसके वो एक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अब तेल का खेल बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, इसलिए कोई सॉलिड उनकी अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए भारत से जो उनके हमारे जो रिश्ते हैं वो भी बड़े आर्थिक मजबूत हैं। हमारे व्यापारिक रिश्ते इतने मजबूत हैं कि लगभग आपने देखा होगा, हालांकि दोनों में अंतर बहुत है। हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, बावजूद इसके हमारे रिश्ते और हमारे डिप्लोमेसी दोनों ही इस वक्त पे दुनिया पे एकदम छाई हुई हैं। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप थोड़ा सा समय मुझे दें। जी, जी। देखिए, ये एक इतना बढ़िया एक वो है, 2 मौके भारत में ऐसे आए हैं जब प्रधानमंत्रियों ने दखल दे करके अपने किसी अपराधी को छुटाया, सो कॉल्ड अपराधी। बिल्कुल, इनको सजा हुई थी, ये वहां के मायने में अपराधी थे। एक जमाना ऐसा भी था, मेरे जो सीनियर बैठे हुए हैं इनको याद होगा, जब राजीव गांधी ने रोनाल्ड रीगन से रिक्वेस्ट करके और एक ऐसे अपराधी को छुटवाया था जो 35 साल की सजा काट रहा था। और ये आपको आश्चर्य होगा कि वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो मोहम्मद यूनुस का बेटा था, आदिल शहरियार जी। और अब देखिए, अब जिनको छुटवाया है ये सैनिक है। ये गर्व की बात है और वो एक शर्म की बात थी कि आप एक वाकई जो ड्रग का अपराधी था उसको छुटा करके लाए हैं। और उन्होंने भी, रोनाल्ड रीगन ने आसानी से नहीं छोड़ा था, वो एयरपोर्ट आकर के दोबारा से ये बात कही गई थी, उनको याद दिलाया गया था जी, है ना। तो ये दोनों के अप्रोच में एक बहुत बिल्कुल है जी। अब हमें किस मुंह से कोई आदमी मोदी की कैसे बुराई करेगा, बताइए। बिल्कुल निगम जी, आपके पास दोबारा लौटूंगी। कमर आगा जी, शानदार काम हुआ है। जी 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 बिल्कुल। कमर आगा जी, देखिए, भारत कतर के जो बढ़ते संबंध हैं उसका तो ये नतीजा साफ तौर पर है ही जो देखा जा रहा है। इसमें सरकार के प्रयासों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कमर आगा जी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमर आगा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ देवनाथ जी भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास आती हूँ। सर, आपसे भी सेम सवाल है, क्योंकि भारत कतर के जो बढ़ते संबंध हैं उसका तो ये नतीजा है ही, साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की ओर से जो प्रयास किया गया है, अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर को बातचीत होती है, 12 फरवरी यानी आज के दिन रिहाई हो जाती है, लगभग 1.5 महीने के भीतर। मेरे ख्याल से ये दर्शाता है
कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व में जो अपना एक नया चरित्र दिखाया है कि हम विश्व के सारे देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते रखना चाहते हैं, हम विश्व के सब देशों के साथ मिलजुल कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस परिपक्व विदेश नीति की वजह से ही आज भारत में एक खुशी की लहर छाई हुई है। गौरतलब बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें एक पर्सनली इंडिविजुअल रोल अदा किया है। मेरे ख्याल से सारे भारतवर्षियों को आज भारत के प्रधानमंत्री जी पर बहुत गर्व है, नाज है। मैं खुद फौज में था, एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में सर्विस की। एंड मैं आपको बताता हूं कि देश के सारे फौजी, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस से हो, पैरामिलिट्री से हो, हम सबको कितना गर्व है कि आज हमारे देश ने हमारे 8 भारतीय सेलर्स को कतार से जो छुड़वाया है। मेरे ख्याल से धन्यवाद के पात्र हैं हमारे विदेश मंत्री जी श्री एस जयशंकर भी। देश की जो हमारी बड़े बड़े उच्च पद पर लोग हैं जिन्हों की कतार से बात की, काउंसलर एक्सेस दिलवाया, उनके कतार के अलग अलग कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में बात की, सॉलिसिटर जनरल हैं, सबकी मैं प्रशंसा करता हूं। बात यह है कि आज दुनिया भारत से एक उम्मीद लगाए बैठी है, दुनिया भारत से एक उम्मीद लगाए बैठी है कि भारत जो है दुनिया के सब देशों को कुछ चीजें मंगा कर आएगा। एक, भारत दुनिया के सारे देशों को टेक्निकल एक्सपर्टाइज दे सकता है। दूसरी बात, भारत की जो इन्वेस्टमेंट है दुनिया भर के देशों में, उसकी तरफ सारे दुनिया के देश उत्सुकता से नजर लगाए के बैठे हैं। अरब देश खासतौर से जानते हैं कि भारत में जो हमारे करोड़ों मुस्लिम भाई रहते हैं उनको भारत में हम कितने सम्मान के साथ जीने देते हैं। इसीलिए सारे अरब देश भारत को अपना मित्र समझते हैं और आने वाले दशकों में भारत के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जी कनिका। जी बिल्कुल, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। कमर आगा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। आई गेस आपका फोन म्यूट पे तो नहीं है, एक बार चेक कीजिए सर। चलिए, आपसे दोबारा सर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ साथी बीएस निगम जी लगातार बने हैं, यूके देवनाथ जी भी हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अब निगम जी आपके पास, और आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखा जाए तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से कि सिर्फ यह भारत के लोग ही नहीं जानते हैं, पूरा देश जानता है कि भारत का दबदबा हर एक देश में बना हुआ है। निगम जी। देखिए, जब भारत की जब हम भारत के बारे में कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं और उसकी तरफ हम निगम जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। निगम जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए सर। अच्छा, लगा कि कुछ देवर सेटिंग रॉन्ग है ना। नहीं तो जब हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और जिसके ऊपर प्रयास भी काफी हो रहे हैं, तो उसमें कोई एक बात शामिल नहीं हुई। विश्व गुरु का मतलब है कि हम हर फील्ड में दुनिया के लिए एक आदर्श बने, जैसे कि हम प्राचीनतम रहे हैं, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो अप्रोच डे 1 से ही थी। हमने जो कोरोना काल में किया वो बेमिसाल था। किसी ने हमसे रिक्वेस्ट नहीं की, हमने अपनी ही तरफ से सबकी मदद की। हमने, चाहे वो अफगानिस्तान रहा, हमारा ध्रुव विरोधी भी रहा, बावजूद इसके हमने वहां पर अनाज भेजा। हमने कितने देशों को दवाई भेजी। टर्की में जो वो हुआ एक नेचुरल डिजास्टर, हमने तुरंत जाकर के वहां पर अपनी टीम भेजी। तो हम लोग इंतजार नहीं करते। विश्व गुरु के यही एक लक्षण होते हैं कि जो मानवता है उसमें हम सबसे आगे रहें। और जो प्रधानमंत्री ने अब किया है, 8 हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे नौसैनिक हैं, इनके लिए तो ये भी एक उसी तरह है कि हमारे जो दूसरे देश हैं वो अब हमें देख रहे हैं इस नाते, इस नियत से कि भारत इस वक्त दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है और हर देश भारत को अपनी तरफ करना चाह रहा है, उससे संबंध बनाना चाह रहा है। कोई भारत को नाराज करने की इस वक्त पे हिम्मत नहीं कर सकता।
कल का स्टेटमेंट देखिए रूस का क्या था। जो रूस के राजदूत हैं उनका ऐसा एक भय दिखाता है उनको कि कहीं हमारे दोस्त भारत को अमेरिका कहीं बहका ना दे, छीन ना ले। तो भारत की वैल्यू इस तरह बढ़ रही है कि हर देश इसको अपनाना चाहता है, उसे दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत के हित और दुनिया के हित अब लगभग एक जैसे होते चले जा रहे हैं। तो आज हर देश यही चाहता है कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय हित है, वो कौन सा देश पूरा कर सकता है जी। उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। एक बात और है, जो दुनिया भर में इतने फ्रंट खुले हुए हैं, इतने केओस मचा हुआ है, इतने लड़ाइयां हो रही हैं, चाहे वो किसी तरह की भी सही, दुनिया में अगर कोई शांति का, कोई स्थायी सरकार का, राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक स्थिरता, आर्थिक मजबूती अगर कोई है, तब वो भारत ही एक ऐसा देश है जहां की बाउंड्री के बाहर कोई आ जा इस तरह नहीं सकता कि आए कोई आतंकवादी हमला कर दे। हमारा देश बड़ा सुरक्षित है, इसलिए एक मिसाल के तौर पर भी इसको दुनिया देख रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जी, बिल्कुल एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। देवनाथ जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी और आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया था और उसके बाद फैसले को पलटा गया था, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां के शेख से मुलाकात होती है, फिर COP28 के दौरान वहां पर इसको लेकर के पूरी तरीके से चर्चा हुई, इस फैसले को पलटा गया, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वापसी हो जाएगी। कनिका, हमारे देश में खूबी ये है कि हमारे देश के जो नेता हैं मोदी जी, वो जब एक चीज का किसी को भरोसा देते हैं तो वो उसको करके दिखाते हैं। मोदी जी ने इन 8 इंडियन नेवी के जो सेलर्स हैं, इनके परिवार को भरोसा दिया था कि वह इनको छुड़ाकर भारत में लाएंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज है कनिका कि शायद मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय जो है पिछले 8-9 साल में दुनिया में एक इमेज बनाने में कामयाब हुआ है। एस जयशंकर जी ने दुनिया में यह साबित कर दिया है कि भारत का विदेश मंत्रालय जो है उसमें सब प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं। वो जमाना जबकि हमारा विदेश मंत्रालय पुल पुश या लालच में या प्रलोभन में काम करता था, वो जमाना गया। BS निगम जी मेरे पास साथ हैं पैनल में, और पूर्व राजनयिक हैं, उनको शायद इसके बारे में आभास होगा। अब भारत जब किसी देश से बात करता है तो हम दूसरे देश को हमारे बराबर का समझकर बात करते हैं, ना हम दुनिया के किसी देश को हमारे से ज्यादा तवज्जो देते हैं, ना हम दुनिया के किसी देश को हमसे छोटा समझते हैं। इसकी आपको बार बार मिसाल मिल जाएगी। कनिका, मैं डिफेंस में था, मैं बताता हूं कि किसी भी देश की जो राजनयिक होते हैं वो उस देश की छवि को विदेश में पसारते हैं, परोसते हैं। तो जो हमारे राजनयिक अलग अलग एम्बेसीज में हैं, वो इस वक्त बड़ी मजबूती से सारे दुनिया के जितने राजनीतिक हैं उनसे जब मिलते हैं तो एक विश्वास के साथ मिलते हैं, उनमें एक प्रतिबद्धता होती है। हमारे जो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो इस चीज को यकीन दिलाएंगे हम सबको कि जो एक मजबूती आई है, हमारी दृढ़ता आई है हमारे दूसरे देशों से मिलने में, उनसे डील करने में, इस दृढ़ता के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि देश जो है अब हम किसी को भी अपने किसी भी देश को हमसे बहुत ऊंचा नहीं समझते हैं। देश जब हम किसी से बात करते हैं ना, एक जज्बे के साथ बात करते हैं, एक उदारता, बराबरी की से बात। ये जो कतार वाली बात है, आज कतार की बात होती है अमेरिका के साथ, कतार बात करता है इंग्लैंड के साथ, कतार बात करता है फ्रांस के साथ, लेकिन मुझे गर्व है कि कतार ने आज भारत को भी वही इज्जत और सम्मान दी है जिस इज्जत और सम्मान के साथ वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के साथ डील करता है। जी कनिका, बिल्कुल। अब हमारे साथ कमर आगा जी एक बार दोबारा जुड़ चुके हैं। कमर आगा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है, एक बार आप दोबारा बोलेंगे? कमर आगा जी, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, माफ कीजिएगा आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है।
हमारे साथ लगातार निगम जी बने हुए हैं। निगम जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक आस लगा करके उनके नौसैनिकों के परिवार वाले भी बैठे हुए थे, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उम्मीद खो देता है इंसान, क्योंकि काफी लंबा समय भी बीत गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब वो सभी नौसैनिक यहाँ भारत अपने वतन वापस लौटे हैं, हमने उनको सुना, हालांकि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते तो ये संभव नहीं होता, आज हम अपने वतन वापस नहीं लौटे होते। आप इसको कैसे देखते हैं सर? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है जी। और तो हमारे पूर्व वक्ता हैं, हमारे सर जी ने जो बताया है ना कि अब जो विदेश मंत्रालय है वो प्रोफेशनली लोग चलाते हैं, और मोदी जी की एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा सीसी में इनका 2014 में दिया गया एक वो था पहला भाषण, मैं जिसको आधार मानता हूं इनकी पूरी फिलोसॉफी का, उसमें इन्होंने कहा था कि देखिए सरकार कम से कम हो और ज्यादा काम करे। ये सरकार ऐसी है जो काम कर रही है, ये फाइल दबा के नहीं बैठती, इंतजार नहीं करती, उसका फॉलो अप तत्काल चलता रहता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ रुकावट आई, वो रुकावट कैसे दूर होगी। तो विदेश मंत्रालय में ये सब कुछ बहुत शानदार ढंग से इस वक्त हो रहा है। जो हमारी इमेज पहले हुआ करती थी कि हम लोग एक सपेरे या जो आईए जाकर के विदेशों में बैठ जाया करते थे, आईएफएस बैठ जाया करते थे, वो जो काम करते थे अपना वो निजी करते थे, वो निजी प्रशंसा, निजी बटोरना जो थी वो भारत सरकार के लिए काम नहीं करते थे, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन अब वो निजी चीज खत्म हो गई, अब सब लोग भारत के लिए काम करते हैं और उन्हें गर्व है कि वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में काम करते हैं, इसलिए उन्हें एक प्रकार का फ्री हैंड मिला हुआ है कि आप जैसे चाहे वैसे डील कीजिए, ये हमारा टारगेट है, इसको पूरा कीजिए। इनको छुटाने के लिए जो भी प्रयास किए गए वो कोई एक लेवल पे नहीं थे, जयशंकर जी तो बेमिसाल हैं ही, प्रधानमंत्री ने अपने लेवल पे काम किया, लेकिन इसके अलावा भी जो एक बैकडोर एंट्री होती है, एक बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है, वो भी अपना काम कर रही थी। चलिए, और ये उसी के माध्यम से संभव हो पाया है। बिल्कुल। कमर आगा जी, अब जी करने की है। बिल्कुल, आपके पास दोबारा लौटूंगी सर। कमर आगा जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप इसको कैसे देखते हैं जो 8 भारतीय हैं उनकी रिहाई हुई, फिर 7 भारतीय नौसैनिक अपने वतन वापस लौटे हैं, और इसके साथ ही क्या ये भारत की बढ़ती धाक का नतीजा है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, मैं समझता हूँ। इससे न केवल भारत का तो एक स्टेचर बहुत बढ़ गया है, बढ़ा है, लेकिन साथ में जो हमारे वहाँ पे लगभग 75 लाख इंडियन वहाँ काम करते हैं, वो भी बहुत खुश हुए होंगे, इसलिए कि उनके पास भी, उनको भी लगा होगा कि कोई सरकार है जो उनकी केयर करती है, उनके लिए काम करती है। दूसरी बात यह है कि हमारे कतर के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पर्सनल रिलेशन है। तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये सभी देश खाड़ी के जितने भी हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो और दूसरे, इन सब देशों ने वहाँ के जो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है उस देश का, उससे प्रधानमंत्री को नवाजा है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो होते हैं इन देशों के, उससे नवाजा है। मोदी जी के पर्सनल संबंध हैं इन सभी वहाँ के जो राजे महाराजे या जो भी आप समझ लें, अमीर और सुल्तान और शेख जो कहलाते हैं, उनसे वो पर्सनल हैं। और ये मसला भी तभी हल हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ के ऊपर COP की 28 वाली मीटिंग में दुबई में थे। कमर आगा जी, आपकी आवाज़ फिलहाल अभी नहीं पहुंच पा रही है, आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपने भी अपना पक्ष रखा और जिस तरीके से आपने भी कहा कि बिल्कुल ये भारत की बढ़ती धाक का नतीजा है, और जाहिर सी बात है सभी को मानना भी होगा और आज गर्व भी है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी देवनाथ जी, जैसा कि COP28 में मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मुलाकात होती है। ये मुलाकात अगर हम देखें तो एक कहा जाता है ना कि गेम चेंजर के तौर पर बिल्कुल साबित हुई है, चूंकि 1 दिसंबर को बाद फिर 12 फरवरी को रिहाई, लगभग 1.5 महीने का समय।
जी हाँ कनिका जी, जब वहां के निचली अदालत ने हमारे 8 नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी, तो भारत में हम सबको काफी धक्का लगा था, दुख हुआ था, थोड़े से इनके परिवारजन भयभीत भी हो गए थे। लेकिन जब सबको ये आशा थी कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने बताया कि चिंता की बात ना कीजिए, हम उनको काउंसलर एक्सेस देंगे, और काउंसलर एक्सेस में देश के और विदेश के बेहतरीन एडवोकेट्स और लीगल ब्रेन्स को लगाया गया। और जब मोदी जी वहां गए और कतार के अमीर से मिले, तो उसी वक्त से ऐसी रुझान लग रहा था कि शायद इन 8 सेलर्स को मोदी जी के कहने पर वहां के अमीर छोड़ देंगे। लेकिन थोड़ा सा शायद प्रोसीजरल समय लगता है, क्योंकि वहां पर भी ऐसा है कि लोअर कोर्ट का मामला थोड़ा अपर कोर्ट में जाता है। जैसे इंडिया में भी टॉप मोस्ट राष्ट्रपति सार्वभौम है, सोवरेन है, लेकिन राष्ट्रपति भी तभी भारत में इंटरवीन करते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो। थोड़ा सा प्रोसीजरल समय लगा। तो हमने देखा कि तुरंत जब मोदी जी उनसे मिले कतर के अमीर से, तो एक चीज तो तुरंत ही तब खबर आ गई कि मौत की सजा को जेल की सजा में बदल दिया गया। 3 साल से लेकर 25 साल की जेल की सजा में बदल दिया गया। ये हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए और खासतौर से परिवारजनों के लिए बहुत ही सुखद खबर थी। और आज जब ये खबर आई है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के कहने पर अब इनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, और जब आज सुबह वो भारत में पहुंचे तो पूरे देश में जो खुशी की लहर छा गई, सबका दिल, क्या हिंदी में कहते हैं, दिल बाग बाग हो जाना। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि देना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत इस सरकार ने, हमारी जो सरकार है, इसने काफी पहले ही कर दी थी। 2015 में भारत ने एक MOU साइन किया था कतार की सरकार के साथ, जिसके तहत स्वैपिंग ऑफ प्रिजनर्स, यानी कतार में अगर कोई प्रिजनर है तो हम उसको भारत में ला सकते हैं, और उल्टा भी, अगर कतार का कोई नागरिक भारत के किसी जेल में है तो भारत सरकार उसको छोड़ सकती है ताकि वो कतार के जेल में रहे। ये जो MOU साइन किया गया था 2015 में साइन किया गया था, तो आज हम एक उसका सुखद परिणाम देख रहे हैं। देखिए, कतार में करीबन 4,22,000 भारतीय हैं और उनकी वहां बहुत इज्जत होती है। कतार की टोटल जो पॉपुलेशन वहां है उसका करीबन 14% भारतीय हैं, यानी हर 7 में से 1 भारतीय है। और वहां पे भारतीयों को प्रोफेशनल, इज्जतदार, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट लोगों के हिसाब से देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात अब कतार से निकलकर बाकी अरब देशों में भी फैलेगी, पूरे पश्चिम एशिया में फैलेगी और सारे मुस्लिम देशों में भी फैलेगी कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में सब जगह पर लोगों को पनाह देता है और लोगों को शरण देता है। देखिए, आप देखिए, हजारों साल से भारत में हमारी संस्कृति रही है कि किसी भी मुल्क से हजारों साल से कोई भी धर्म, कोई भी विश्वास, किसी भी पद्धति का व्यक्ति भारत में आया, वो यहीं का हो गया, घुल मिल गया। तो मेरे ख्याल से ये भारत के स्वर्णिम भविष्य की तरफ इंगित करता है। जी कनिका जी। बिल्कुल, हमारे साथ कमर आगा जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, मैं चाहूंगी कि पहले आप अपनी बात को पूरा कीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। सर, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, माफ कीजिएगा, आपकी बात अधूरी रह जा रही है। हालांकि फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं एक बार। निगम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, निगम जी से भी जान लेते हैं। निगम जी, भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर हम इसको देख रहे हैं, और अगर हम बात करें तो हालांकि ये एक बड़ा संदेश जो है वो दिया जा रहा है, इसका आने वाले समय में हमें और कितना ज्यादा असर देखने को मिल सकता है? देखिए कनिका जी, आप इसमें एक चीज और थोड़ा मिस कर रहे हैं हम सब लोग जी। हमने पाकिस्तान की भूमिका को इसमें नहीं देखा है। हम पता नहीं क्यों करके मिस इसको कर गए हैं, क्योंकि कतर सरकार ने क्या अपराध था ये नहीं बताया, उनकी कहां गिरफ्तारी हुई थी ये भी नहीं बताया। और पाकिस्तान, एक जो अपुष्ट समाचार हैं जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से पाकिस्तान के ही जो लोग हैं उन्होंने पकड़ के इनको दिया था। हेलो कनिका जी। जी जी बोलिए।
हाँ, मुझे जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से पाकिस्तान के ही कुछ लोगों ने पकड़ के इनको दिया था, और उसमें ISI का भी कोई रोल बताया जा रहा था, ठीक है ना। क्योंकि उस समय भी भारत में ये हल्की हल्की बातें उठी थी कि वहां पर ये कैसे पहुंच सकते हैं जहां से इनकी गिरफ्तारी कतर ने दिखाई थी। तो हम उसको, ये जो आपने पूछा सवाल, ये मैसेज सबको है, पूरी दुनिया को मैसेज है कि देखिए भारत अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है। बिल्कुल, जो वादा भी किया गया था यहाँ पर, बिल्कुल, चाहे वो राजनीतिक रूप से जाना हो। जी बिल्कुल, जो वादा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था, उन्होंने अपने वादे को भी पूरा किया। और आज जैसे ही यहाँ पर देर रात, माफ कीजिएगा, जितने भी भारतीय नौसैनिक हैं हमारे, वो अपने वतन वापस लौटे, तो उसके बाद एक अलग ही खुशी उनके परिजनों के चेहरे पर भी हम देख पाए। और ये उम्मीद जो थी, कहीं ना कहीं आस लगा करके काफी लंबे समय से बैठे हुए थे, और जब ये फैसला पलटा गया, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वतन वापसी हो जाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहां पर रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।